हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार इंगेज एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है, जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को सपूर्वक जो है दोस्तों वो संपन्न जो है करा ली गई आयोग के द्वारा। ऐसे में दोस्तों हमने जो है सोचा कि आंसर की जो है वो आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाए, और इसलिए जो है थोड़ा वीडियो आने में समय लगा। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो 2 तारीख को पेपर हुआ था जूनियर लेवल का, उसकी पहली शिफ्ट। ठीक है, उसकी पहली शिफ्ट जूनियर की बाल विकास का जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो उसका जो है आंसर की हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं बाल विकास में जो है पहली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए और उसका सटीक आंसर क्या होगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो देखिए हम डिस्कस करेंगे बाल विकास, और ऐसे ही दोस्तों इसी क्रम में जो आपके जितने भी पेपर हुए हैं सबकी आंसर की जो है विद डिटेल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जिनका भी जो सुपर टेट, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आयोग यूपी टेट करवा लिया, तो अब जो है सुपर टेट की जैसे उसको 11,000 पद का जो है अभियाचन मिल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आपको बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो ऐसे में जो जितने पेपर हुए हैं अभी वो आपको करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल अभी जो 2026 में जो पेपर हुआ उसको एक करके मतलब ऐसे ही वीडियो आएगी और आप देखिएगा। तो आज जो है फर्स्ट शिफ्ट 2 जुलाई यूपी टेट फर्स्ट शिफ्ट बाल विकास का हम पेपर जूनियर स्तर का वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो आपका 2 तारीख को पेपर हुआ था उसमें जो है दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं कि आयोग ने जो है जो पुराना ढर्रा था, कह सकते हैं कि जैसे पेपर वो बनता था जिसका पैटर्न था वो चेंज कर दिया आयोग ने, और इसमें कुछ शिक्षण के जो है क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछ लिए। तो देखिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। बाल विकास 2 जुलाई 2026 जूनियर स्तर 6 to 8 की आंसर की। देखिए इसमें कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या पूछा गया था आपके पेपर में, यह कह रहा है कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। मतलब किन बातों को दोस्तों वो उजागर करता है, घर और स्कूल के माहौल में जो प्रभावित अधिगम है वो क्या कह रहा है, केवल अनुबंधन। पहला ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है केवल अनुबंधन, दूसरा है प्रतिवर्त नियंत्रण, तीसरा है दोस्तों पर्यावरणीय कारक, और चौथा है अनुवांशिक निर्धारणवाद। अगर हम इसको जो है इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो देखिए कह रहा है लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय होम एंड स्कूल कॉन्टेक्स्ट हाइलाइट्स। फर्स्ट है दोस्तों कंडीशनिंग ओनली, रिफ्लेक्स कंट्रोल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। तो दोस्तों घर और स्कूल के माहौल में जो प्रभावित अधिगम होता है दोस्तों उनको उनका जो है पर्यावरणीय कारक जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा उसको जो है इफेक्ट करता है। तो इसलिए आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, प्रतिवर्त नियंत्रण भी नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन जो है आनुवांशिक निर्धारणवाद ये भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा जो है सही हो जाएगा दोस्तों, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले का दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रतिवर्तों पर निर्भर हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, उनके पास तर्क की कमी है, या वे बच्चे हैं। तो देखिए क्या वे प्रतिवर्ती पर निर्भर होते हैं दोस्तों, क्या वे जो है स्वतंत्रता चाहते हैं, क्या उनके पास तर्क की कमी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। जो कह रहा है कि क्या उनके पास तर्क की कमी है, तो भाई किशोरों में तर्क की कोई कमी होती है क्या? 12 से 18 साल के बच्चे में क्या सोचने समझने की, जबकि आपको पता होगा कि बाल विकास बाल अवस्था मतलब बाल्यावस्था में ही जो है लगभग संपूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो ये तो गलत तर्क हो गया, उनके पास तर्क की कमी है। क्या वे बच्चे हैं? भाई किशोर हो गया, जब बात किशोर की हो गई तो बच्चे कहाँ से हो गए? क्या वो प्रतिवर्तों पर निर्भर होते हैं, यानी कि दे डिपेंड रिफ्लेक्सेस? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई स्टैनली हॉल का एक कथन है कि जो है
किशोरों को लेकर उसने कहा था कि ये जो किशोरावस्था है ये बड़े जो है बल, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है दोस्तों। इसमें किशोरों को दोस्तों डांटने मारने के बजाय उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, वरना वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। जैसे क्राइम वगैरह जो है हावी हो सकता है उनके ऊपर, वो गलत रास्ता चुन सकते हैं, तो उनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। तो वो स्वतंत्रता चाहते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा एडोलेसेंट रिक्वायर ऑटोनॉमी बिकॉज दे डिपेंड टू रिफ्लेक्सेस, ये भी नहीं होगा। दे सीक इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दे लैक रीजनिंग, नहीं, उनमें तार्किकता की कमी होती है, ऐसा नहीं है। दे आर चिल्ड्रन, भाई जब वो किशोर हो गया तो चिल्ड्रन कहाँ से होगा। तो इसलिए दोस्तों दूसरे का जो है ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बी ऑप्शन, दूसरे का कौन सा होगा दोस्तों, दूसरे का आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है, यानी कि किस प्रकार से होती है। कोई आधुनिक कक्षा है उसमें शिक्षक किस रूप में कार्य करता है। कह रहा है पहला परीक्षक के रूप में, दूसरा नियंत्रक के रूप में, तीसरा कह रहा है व्याख्याता के रूप में, या जो है चौथा कह रहा है सुगमकर्ता के रूप में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो होता है दोस्तों, ना तो वो परीक्षक होता है, देखिए ना तो परीक्षक के रूप में कार्य करता है शिक्षक, ना ही नियंत्रक और ना ही व्याख्याता। इसमें क्या है दोस्तों, सुविधा करता है, यानी कि फैसिलिटेटर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए कह रहा इन मॉडर्न क्लासरूम द टीचर्स रोल इन प्राइमरी दैट ऑफ ए एग्जामिनर, कंट्रोलर, लेक्चरर। तो भाई साहब जो है आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक का काम क्या है दोस्तों, वो चीजों को सुगम बनाने का काम करता है, ताकि बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए क्लासरूम में। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, इसका आंसर वो सुविधा प्रदाता होगा, यानी कि फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर का आपका क्या होगा दोस्तों, वो डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देख रहा है आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर, आसान से कठिन ये क्या है दोस्तों, ये आपका शिक्षण सूत्र है दोस्तों। शिक्षण के क्या है दोस्तों, जैसे सरल से कठिन होता है, यानी कि वही है, आसान से कठिन इसमें दे दिया, वैसे होता है सरल से कठिन, चाहे सरल से कठिन आप कहिए या जो है आप आसान से कठिन। तो कह रहा है कि दोस्तों आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है, यानी कि किसका समर्थन करता है। क्या संज्ञानात्मक सहारे का समर्थन करता है, या दंड का, या मौन का, या स्मरण का। तो भाई जहां जहां जो है रट्टाफिकेशन वाली बात आती है सीडीपी और शिक्षण में, वो गलत ही होता है। तो स्मरण बिल्कुल नहीं होगा, मौन ये भी नहीं होगा, दंड नहीं होगा, इसके फोल्डिंग संज्ञानात्मक सहारा। तो ये जो है आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण का एक क्या है, मतलब ये सिद्धांत का, संज्ञानात्मक सहारे का जो है ये जो सूत्र ये जो है समर्थन करता है दोस्तों। तो इसलिए 4 नंबर का जो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है इंग्लिश में, देखिए ये टीचिंग मैगजीन एम्फेसाइजिंग प्रोग्रेशन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट सपोर्ट्स। तो क्या होगा, कॉग्निटिव, इसके फोल्डिंग होगा दोस्तों, या पनिशमेंट ये बिल्कुल नहीं होगा, साइलेंस बिल्कुल नहीं होगा, और मेमोराइजेशन ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव, इसके फोल्डिंग, ठीक है, संज्ञानात्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, कह रहा है अवधारणा मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग जैसी शिक्षण रणनीतियां किसको बढ़ावा देती हैं दोस्तों। क्या ज्ञान के संगठन को बढ़ावा देती हैं, या निष्क्रिय अधिगम को, या सतही स्मरण को, या प्रतिक्रियात्मक क्रिया को। देखिए यहाँ कह रहा है लर्निंग स्ट्रेटजीज लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग इनहेंस। ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, पैसिव लर्निंग, सरफेस रिकॉल, रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए 5 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, वो अवधारणा मानचित्र क्या करता है। तो देखिए ना तो ये निष्क्रिय अधिगम होगा,
ना ही ये सतही स्मरण और जो है याद करने वाली चीजें। अब भाई अवधारणा आप जो है बना रहे हो, कोई मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है बना रहे हो, तो क्या उसमें जो है कह सकते हैं कि रटने वाली चीजें होंगी? निष्क्रिय अधिगम बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। प्रतिक्रियात्मक क्रिया ये भी नहीं होगा। ज्ञान का संगठन जो है दोस्तों, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो 5 नंबर का कौन सा हो जाएगा आपका? 5 नंबर का आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर का ए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है उस स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। मतलब स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए जो बच्चे को जो है प्रभावित कर सकता है, किन तरीकों से? क्या कह रहा है कि ये सहज प्रवृत्ति, प्रतिक्रियाएं, या पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, केवल जीन। तो भाई साहब केवल जीन तो जो है स्कूल का वातावरण, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करना, केवल जीन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ कहता कि वातावरण तथा इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण आपका और जो है दोस्तों हेरिडिटी, ठीक है, ये दोनों जो है प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को। तो सहज प्रवृत्ति यानी कि कह रहा है कि स्कूल इन्वायरमेंट अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू, किसके तहत जो है बच्चे का विकास प्रभावित होता है? क्या इंस्टिंक्ट के तहत, रिफ्लेक्सेस के तहत, करिकुलम टीचर इंटरेक्शन के तहत, या जीन्स ओनली? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। ये बहुत ही बच्चे के जो है विकास पर जो है प्रभावित होता है। पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद जो है ये बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो आपका 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अलग अलग कह रहा है कि अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकर्ता को इस प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब कि किसकी प्राथमिकता जो है देनी चाहिए? अगर आप एक समावेशी सुविधाकर्ता के रूप में कहीं तैनात है और वहां दो समूहों में जो है दोस्तों टकराव हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली ये क्वेश्चन का सेंस है। तो देखिए ऑप्शन दिया परिहार यानी कि अवॉइडेंस, या कह रहा है दूसरा है कि आप छात्रों को स्कूल से निलंबित कर देंगे, शांत और सम्मानजनक चर्चा करेंगे, अधिकार का प्रभुत्व यानी कि अपना अधिकार जमाएंगे, नहीं मैं ही सुप्रीम हूं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए कह रहा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं इंग्लिश में। एन इंक्लूसिव फैसिलिटेटर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डाइवर्स ग्रुप्स शुड प्रायोरिटाइज एविडेंस, suspension of the student from the school, calm and respectful discussion, authority dominance। तो इसका जो है क्या होगा दोस्तों आंसर? तो आप अगर ऐसे जो है दो ग्रुप में जब टकराव हो रहा है तो आपको दोस्तों क्या करना है कि शांत और सम्मानजनक चर्चाएं जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करना है, उसको आधार बना के जो है दोस्तों समस्या का जो है समाधान करना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? काम एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशन। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर का होगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, हम जो है डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट यूपी टेट 2 जुलाई जूनियर स्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि दोस्तों सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है दोस्तों? तो कह रहा है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। यही है दोस्तों, बिल्कुल। अधिगम क्या है दोस्तों? लर्निंग क्या है? तो आप जो है दोस्तों जो अनुभव के कारण जो आपके व्यवहार में जो चेंज आता है वही अधिगम होता है दोस्तों। और ये परिभाषा किसकी है आप लोग बताइएगा सीखने की? अच्छा, अब देखिए दूसरा कह रहा है कि शारीरिक विकास। क्या सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा शारीरिक विकास है? ये तो बिल्कुल नहीं भाई साहब। शारीरिक विकास आपका हो जाए इसीलिए बस आप सीख गए, पता चले बुद्धि से आप पैदल हो गए और आपका शारीरिक विकास, शरीर तो खूब फला फूला लेकिन दिमाग से आप पैदल हो गए, तो ये थोड़ी ना हुआ। परिपक्वता मैच्योरिटी भी आ जाने से कोई जो है ज्ञानी नहीं बन जाता दोस्तों। अस्थायी मनोदशा परिवर्तन,
ये तो बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो है दोस्तों, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कि सीखने अनुभव के कारण जो व्यवहार में होने वाला मतलब अस्थायी परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहा जाता है दोस्तों। तो अगर बात करें 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अच्छा इंग्लिश में कह रहा है दोस्तों, देखिए लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, तो यही ऑप्शन सही होगा। फिजिकल ग्रोथ ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, मैच्योरेशन ये भी नहीं होगा, और टेम्पोररी मूड चेंज ये भी नहीं होगा। ठीक, बार बार आपका मूड स्विंग, तो ये थोड़ी ना सीखना थोड़ी ना है, बार बार अगर आपका मूड स्विंग वगैरह होगा हो रहा है। ठीक है, देखिए पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है, मतलब पठार को कैसे जो है भेदा जा सकता है, उसको जो है पार किया जा सकता है, पठार को नकारा जा सकता है। पठार क्या हो दोस्तों, जब सीखने में जो दोस्तों एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो पठार बन जाता है। ठीक है, ये सीखने से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कि पहला, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता, मतलब पार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को कम करना, क्या पाठ्यक्रम कम कर देंगे तो जो है पठार जो है रुक जाएगा। दंड देना, दंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक की रणनीति बदलना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षार्थियों की उपेक्षा करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए शिक्षक की रणनीति बदलना ये क्यों जरूरी है, देखिए पठार कब आता है दोस्तों, जब शिक्षण प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाती है, पैसिव लर्निंग जब होने लगती है, तब पठार वहां जन्म लेता है। और जाहिर सी बात है, शिक्षक जो है ऐसा होना चाहिए जो कुछ ना कुछ हर एक सेशन में दोस्तों कुछ ना कुछ नया करना चाहिए उसको, ताकि जो है पठार उत्पन्न ना हो सके। ठीक है, अब देखिए तो इसका क्या होगा, देखिए प्लेटिव कैन बी ओवरकम बाई रिड्यूसिंग सिलेबस, बिल्कुल नहीं। पनिशमेंट ये भी नहीं होगा। दंड। चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल सही है। इग्नोरिंग लर्नर, या कि क्या आप सीखने वाले को इग्नोर कर देंगे तो भाई वो तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया ही खराब मानी जाएगी आपकी। तो इसलिए इसका जो है 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है दोस्तों आशुबेल। आशुबेल क्या है, मनोवैज्ञानिक है दोस्तों आशुबेल। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब परीक्षाएं कम होती हैं, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, होमवर्क बढ़ता है। देखिए कह रहा है कि आशुबेल के अनुसार दोस्तों सीखने में विफलता कब आती है, क्या परीक्षा कम हो जाए तो विफलता होगी, क्या शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। ये ऑप्शन जो है दोस्तों, देखिए तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो परीक्षाएं कम करने से दोस्तों थोड़ी ना जो है विफलता आएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से विफलता थोड़ी ना आएगी, और ज्यादा सीखने को मौका मिलेगा। होमवर्क बढ़ने से विफलता थोड़ी ना होती है। देखिए जब शिक्षक जो होगा वो पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है दोस्तों शिक्षण कार्य करते समय, तब जो है विफलता आती है सीखने में। तो इसलिए 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इधर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, कह रहा है कि अच्छा, अकॉर्डिंग टू आशुबेल लर्निंग फेलियर में अकर व्हेन एग्जाम रिड्यूस टीचिंग इग्नोर्स प्रियर नॉलेज, कंपटीशन राइजेस, होमवर्क इंक्रीजेस। तो इसका क्या होगा दोस्तों आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, कह रहा अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, यानी कि अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है। कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, सीखने के प्रति पूर्वाग्रह। तो अनुकूलित गृह कार्य दोस्तों क्या दर्शाता है कि जो है कम अपेक्षाएं हैं दोस्तों, मतलब शिक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थियों से कम अपेक्षा की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा में अलगाव, अगर आप अनुकूलित गृह कार्य, तो ये कक्षा में अलगाव का तरीका नहीं हो सकता। सीखने के प्रति पूर्वाग्रह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुकूलित गृह कार्य का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सीखने के प्रति जो है पूर्वाग्रह लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए आप गृह कार्य वगैरह में जो है भाग करा रहे हैं बच्चों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा। देखिए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण करना, इसीलिए कि मतलब कमजोर कौन सा है, कौन बच्चा तेज है और कौन बच्चा जो है कमजोर है, ताकि जो है शिक्षक ये जान पाए। वो मतलब अनुकूलित गृह कार्य इसलिए देता है बच्चों को, ताकि वो कमजोर और होनहार छात्र
मतलब जो कमजोर और होनहार छात्र है उनका पता चल सके, ताकि वो अपनी नई शिक्षण तकनीक उन पे फॉलो कर सके दोस्तों। इसलिए जो है दोस्तों वो अनुकूलित गृह कार्य देता है शिक्षक, ठीक है, ना कि उनमें जो है अलगाव करने के लिए, और ना ही वो जो है उनसे पूर्वाग्रह, इन सब चीजों का यहाँ कोई मोल नहीं है। फिलहाल इसका आंसर होगा दोस्तों शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण करना, यही है अनुकूलित गृह कार्य, ठीक है दोस्तों। कह रहा है एडाप्टेड होमवर्क डिमॉन्स्ट्रेट्स लोड एक्सपेक्टेशन सेग्रीगेशन इन द क्लासरूम डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स बायस टुवर्ड लर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 11 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर क्या कहता है, देखिए कह रहा है बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। देखिए विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, या विकास जन्म से पहले लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है। तो ऐसा जितना भी दोस्तों यहाँ केवल शब्द आता है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। विकास यहाँ केवल आ गया, विकास केवल शारीरिक वृद्धि, इसलिए ऑप्शन गलत होगा, शारीरिक नहीं, विकास शारीरिक और क्या होता है दोस्तों, मतलब विकास जो है बालक का संपूर्ण जो है चौमुखी विकास होता है, मतलब उसका उसमें जो है नैतिक विकास भी शामिल होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है, उसमें शारीरिक वृद्धि भी होती है। तो वृद्धि और विकास ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो केवल शारीरिक वृद्धि तो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो जो है नहीं होगा, ठीक है, वो गलत होगा। देखिए विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जन्म से पहले गर्भावस्था से ही विकास जो है दोस्तों शुरू हो जाता है बच्चे का, ठीक है। देखिए विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, विकास तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, समझ रहे हैं। विकास केवल स्कूल जाने, ऐसा बिल्कुल नहीं, विकास केवल स्कूल में जाओगे तभी विकास होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए लेकिन अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है, और बहुत सारा आगे बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि केवल स्कूल जाओगे तभी आपका वृद्धि विकास होगा। तो इसलिए दोस्तों 12 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं इसका। देखिए अकॉर्डिंग टू जर्नल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हाई इज डेवलपमेंट कंसीडर्ड एन गोइंग प्रोसेस, डेवलपमेंट डिपेंड ओनली ऑन फिजिकल ग्रोथ, नहीं होगा ये, डेवलपमेंट कंटिन्यू फ्रॉम बिफोर बर्थ अंटिल डेथ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि विकास शुरू हो जाता है जन्म से पहले और बाद तक ये चलता रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर एडोलेसेंस, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है किशोरावस्था के बाद जो है विकास रुक जाता है। डेवलपमेंट ऑकर ओनली ड्यूरिंग स्कूलिंग ईयर, नहीं, ये ऐसा भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका 12 नंबर है दोस्तों, 12 नंबर का आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्या कहता है। नंबर 13, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। देखिए आप किसी छात्र की दोस्तों कड़ी आलोचना करते हैं और वो किसी जो है ऐसे उसमें जो है सामूहिक कार्य में भाग लेना बंद कर देता है, तो वो कह रहा है कि निम्न में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है, उसका इस मौके पर किसी कार्य में या पढ़ने में भाग न लेना का जो है कैसे जो है प्रभावित होता है, वो किस चीज का प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ भाग न लेने का मतलब ये दोस्तों नहीं है कि वो कक्षा वगैरह छोड़ के भाग जाए, ठीक है, या स्कूल छोड़, नहीं, भाग लेना का मतलब है यहाँ कि जो है बालक जो है किसी समूह में या किसी सामूहिक चर्चा में, या आप कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई वाली कक्षा में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, यहाँ उसका सेंस है। तो कह रहा है कड़ी आलोचना, अगर आपने उसकी आलोचना कर दी उसके बाद भाग बंद कर देने वाला छात्र निम्न में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। क्या वह जो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रदर्शन करता है, या दंड आधारित नियंत्रण का प्रदर्शन करता है, या अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रदर्शन है, या जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की का यह सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों, जब आप किसी छात्र की आलोचना करते हैं
तो वो सबसे पहले उसमें क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों वो सोचेगा कि वो दंड आधारित नियंत्रण, इसमें दोस्तों वो डर जाता है। अगर आप जो है दोस्तों उसको जो है आलोचना करने के बाद वो डर जाता है कि कहीं शिक्षक मुझे जो है दंड ना दे, इसी डर से दोस्तों वो आपकी सामूहिक चर्चा में या कक्षाओं में वो शामिल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 13 नंबर का बी ऑप्शन होगा दोस्तों, बी। ठीक है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण बिल्कुल नहीं। अगर आप उसकी आलोचना करते हैं, वो डरा हुआ है, तो उसमें कोई जो है चीजें जो है बदलती हुई उसके अंदर नहीं नजर आएंगी। अंतर्दृष्टि अधिगम बिल्कुल नहीं होगा, जेडपीडी नहीं होगा दोस्तों। अंतर्दृष्टि क्या है, वो तो सूझ का सिद्धांत, वो तो कोहलर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये तो यहाँ उसका जो है कोई लेना देना नहीं अंतर्दृष्टि का। देखिए कह रहा है ए स्टूडेंट हु स्टॉप्स पार्टिसिपेटिंग आफ्टर हार्श क्रिटिसिज्म डिमॉन्स्ट्रेट्स लिमिटेशन ऑफ। देखिए कह रहा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं। अगर आप उसकी आलोचना करते हैं तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थोड़ी ना होगा, पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आप उसको आलोचना कर रहे हैं और जो है इसलिए वो डर रहा है कि क्यों कहीं ना हमें जो है शिक्षक जो है दंडित ना करे शिक्षक, इस वजह से दोस्तों वो जो है शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, इसलिए वो जो है कक्षा छोड़ के या बाकी चीजों में जो है लगाव नहीं होता मतलब उसका। ठीक है, देखिए इनसाइट लर्निंग ये भी नहीं होगा, जेडपीडी ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है किशोरावस्था एडोलेसेंस, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? क्या ऊंचाई पर या दृढ़ता और प्रयास पर, सुनवाई पर या प्रतिक्रिया पर? कह रहा है लर्न हेल्पलेसनेस, learned helplessness is adolescence most directly affects heights, persistence and effort, hearing, reflex speed। तो देखिए ये कह रहा है कि किशोरावस्था में सीखी हुई जो लाचारी होती है उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? ऊंचाई पर बिल्कुल नहीं, ऊंचाई पर नहीं पड़ता है दोस्तों जो लाचारी है। जो देखिए जब सीखने का संबंध है, मतलब कोई बच्चा है किशोरावस्था, वो अपने आप को असहज महसूस करता है सीखने में, ठीक है, अधिगम में, तो वो सुनवाई नहीं होगा दोस्तों, प्रतिक्रिया की गति जो है ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। तो वो प्रयास और दृढ़ता उसका दिखाता है कि वो इस पर जो है दृढ़ता और प्रयास उसका अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों वो सीखना जो है उतना प्रभावी नहीं हो रहा है और अपने आप को वो छात्र जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक लाचारी, मतलब कह सकते हैं कि आप मतलब उसका जो है कह सकते हैं कि जो सीखी हुई जो लाचारी का मतलब वो मतलब दृढ़ता और प्रयास जब आप वो नहीं करेगा दोस्तों तो वो कम प्रभावी होगा, मतलब उसका जो है अधिगम प्रभावित होगा दोस्तों। अगर वो प्रयास और दृढ़ता के साथ प्रयास नहीं करेगा तो उसका अधिगम जो है दोस्तों वो प्रभावित होगा। इसलिए कह रहा है कि सीखी हुई लाचारी ये बताता है कि बच्चे ने दृढ़ता और प्रयास के साथ जो है चीजों को जो है दोस्तों सही वे में नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है लर्न हेल्पलेसनेस इज एडोलेसेंस मोस्ट डायरेक्टली इफेक्ट तो परसिस्टेंट एफर्ट। जब तक आप दोस्तों प्रयास और परसिस्टेंट यानी कि दृढ़ता के साथ प्रयास नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप जो है सीखने में असफल होंगे दोस्तों। आप चीजों को उस बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते, या बच्चा जो है उस लेवल का जब तक वो प्रयास नहीं करेगा तो बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। ठीक है, तो देखिए प्रयास का बहुत ही अहम रोल है दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में। देखिए समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं, मतलब कोई समावेशी स्कूल है उसके वातावरण की क्या विशेषताएं? सम्मान और सहभागिता, पदानुक्रम, एक रूपता, पृथक्करण। इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन, हायरार्की, यूनिफॉर्मिटी, सेग्रीगेशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अगर बात किया जाए समावेशी स्कूल वातावरण की जो विशेषता है दोस्तों, ना तो पदानुक्रम है, ना ही एक रूपता है, ना ही पृथक्करण है, यह है समान और सहभागिता। यानी कि समावेशी स्कूल का मतलब ही होता है दोस्तों कि किसी भी पृष्ठ का बालक है, चाहे वो विकलांग है, दिव्यांग है, पिछड़े वर्ग का है, या उसकी पृष्ठभूमि चाहे जैसी भी हो दोस्तों, आपको पहली बात उसमें जो है पृथक्करण उसके प्रति नहीं, मतलब
पृथक्करण का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, एक रूपता या पदानुक्रम यानी कि श्रेणी क्रम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है दोस्तों उसको सम्मान और सहभागिता उसको देनी चाहिए, समान सम्मान उसको देना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना रही हो, वो किसी भी बैकग्राउंड से चाहे क्यों ना आया हो। ठीक है, यही होता है समावेशी स्कूल। आप विभेदीकरण नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते उस बालक को। ठीक, समावेशी स्कूल का मतलब ये होता है कि तमाम प्रकार के समुदाय के बच्चे चाहे वो किसी भी पृष्ठ से आए, उनको एक साथ एक ही छत के नीचे आपको बैठा कर शिक्षा व्यवस्था का कार्य मतलब अधिगम का कार्य करना चाहिए। ऐसा होता है दोस्तों समावेशी स्कूल। तो इसलिए 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 15 नंबर का ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। केवल कह रहा है केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है? तो देखिए जिज्ञासा, क्या ये होगा दोस्तों? ये नहीं होगा दोस्तों। क्या बाहरी प्रेरणा या जो है मूल प्रेरणा या निपुणता अभिविन्यास? तो देखिए ना तो निपुणता अभिविन्यास होगा ना तो मूल प्रेरणा होगी, ये बाहरी प्रेरणा है। उसको केवल अंक चाहिए दोस्तों, वो कैरियर में सफल हो या असफल हो उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको हर परीक्षा में दोस्तों अंक ही जरूरत है। ठीक है, उसका अपना विकास उसको टॉप ही करना है दोस्तों, बस वो सिर्फ टॉपर के लिए पढ़ रहा है, समझ रहे हो? ऐसा कोई बालक है अगर कि वो केवल और केवल अंक चाहता है कि बेहतर अंक एग्जाम में आ जाए, ठीक, मुझे जीवन में क्या सीखना है क्या सही गलत इन सब का मायने नहीं है, उसके मन में ये नहीं है कि मुझे हाँ एक अच्छा नागरिक बनना है, मुझे इस पोस्ट पे अच्छे तरीके से तैयारी करके जो है हमें ये जॉब ले लेनी है, मतलब इस तरीके से वो नहीं सोचता है। ठीक, वो केवल अंकों के लिए जो है मेहनत करता है। तो वो जो है दोस्तों वो बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है। और वही जो है अगर आंतरिक प्रेरणा होगी तो उसको होगा वो खुद से किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, तुम इस तरीके से पढ़ो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये अगर वो खुद से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बेहतर तरीके से अपना काम कर रहा है और वो उसके एक लक्ष्य के अनुसार अपना काम कर रहा है, तो वो उसकी आंतरिक प्रेरणा है दोस्तों। वो ग्रेडिंग के लिए नहीं पढ़ रहा है, ग्रेडिंग के लिए पढ़ना दोस्तों ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा में खुद से अंदर से मोटिवेट होता है कि किसी काम को करने के लिए कोई छात्र, तो वो उसकी आंतरिक प्रेरणा है। बाहरी प्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो केवल और केवल जो है दोस्तों बाहरी कारकों पर डिसाइड होती है, जैसे पुरस्कार के लिए पढ़ना, अंकों के लिए पढ़ना, ग्रेडिंग के लिए पढ़ना, ये सब बाहरी प्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा आपका 16 नंबर का। अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये अंकों के लिए कहा गया है तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। कह रहा है ये स्टूडेंट मोटिवेटेड ओनली बाय ग्रेड्स इज, देखिए ग्रेड है, ग्रेड इज प्राइमरली ड्रिवन बाय, कह रहा है क्यूरियोसिटी, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक नहीं होगा, एक और मास्टरी थोड़ी होगा कि वो जो है ओरिएंटेशन, ये नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बाहरी यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगला। देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि संज्ञान की इसमें उपेक्षा करता है, क्या अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, जेडपीडी का समर्थन करता है, अमूर्तता को बढ़ाता है। तो देखिए जो थॉर्नडाइक का ये जो है दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक, कि जो थॉर्नडाइक ने जो आपका जो है अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, और इन्होंने किस पे जो है सोच किया था दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों जो है बिल्ली पर इन्होंने शोध किया था, क्योंकि वह जो है दोस्तों अंतर्दृष्टि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि से संबंधित तो आपके कोहलर हैं दोस्तों, उन्होंने चिंपैंजी यानी कि बनमानुष पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, तो सुल्तान जिसका नाम था, तो ये तो थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। जेडपीडी ये भी नहीं होगा, जेडपीडी तो आपका जो है दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो पावलाव के सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया। और अमूर्तता को बढ़ावा देता, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों कि प्रयास और त्रुटि अमूर्तता को बढ़ावा दे। तो देखिए इसमें क्या था दोस्तों कि संज्ञान की उपेक्षा करता है, ये प्रयास और त्रुटि का जो है अधिगम का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था थॉर्नडाइक में,
तो ये जो है इनकी जो है कमियां है दोस्तों, जो इनकी एक कमी थी वो संज्ञान की इसमें जो है उपेक्षा होती है दोस्तों इनके अधिगम में। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज लिमिटेड बिकॉज इट इग्नोर्स रिकॉग्निशन, ये नहीं, सॉरी, देखिए इनकरेज इंसाइट, अंतर्दृष्टि नहीं होगा दोस्तों, सपोर्ट जेडपीडी ये भी नहीं होगा, और प्रोमोट्स एब्स्ट्रैक्शन ये भी नहीं होगा दोस्तों, अमूर्तता नहीं होगा, इग्नोर कॉग्निशन दोस्तों संज्ञान की उपेक्षा करना ही इनके सिद्धांत की प्रमुख ये एक कमी मानी जाती है थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो 17 नंबर का क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है दोस्तों, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में पर्याया चीज की कमजोरी झलकती है। मतलब किस चीज की कमजोरी झलकती है? कोई अगर किशोर है दोस्तों, उसकी पढ़ने की उसकी खराब आदतें हैं, तो वो उसके कारण असफल वो हो रहा है बार बार, तो उसमें किस चीज की जो है दोस्तों कमजोरी जो है वो झलकती है? क्या आत्म नियमन की, या अंतर्दृष्टि की, क्या शास्त्रीय अनुकूलन की दोस्तों, या फिर प्रतिवर्त क्रियाएं की? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ भी देखते हैं। Adolescent failing due to poor study habits reflect weakness in self-regulation, insight, classical conditioning या reflexes। तो देखिए अगर कोई किशोर है, वो उसकी पढ़ने की खराब आदतों की वजह से वो बार बार फेल होता है दोस्तों, तो ये उसका दिखाता है, क्या दिखाता है कि उसमें जो है आत्म नियमन की जो दोस्तों क्या है वो कमी है दोस्तों। वो अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, अपने आप पे संतुलन नहीं बैठा पा रहा है, इसलिए वो मतलब असफल हो रहा है। अंतर्दृष्टि बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई किशोर है दोस्तों, तो उसमें जो है अंतर्दृष्टि की कमी होगी? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। शास्त्रीय अनुकूलन, ऐसा भी नहीं होगा। अगर कोई किशोर है तो वो जो है ऐसा नहीं होगा कि वो शास्त्रीय अनुकूलन करने में असमर्थ हो, ऐसा नहीं। उसमें उच्च लेवल की जो है दोस्तों वो अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। ठीक, प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स नहीं, उसमें भी कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शंस प्रतिवर्त क्रिया इस स्टेज में बहुत ही हावी होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मनियमन, यानी कि अगर वो पढ़ने की खराब आदत के कारण कोई किशोर बार बार असफल हो रहा है, तो उसकी जो है उसमें दिखाता है कि उसके अंदर आत्मनियमन की जो है दोस्तों कमी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इक्विटी है दोस्तों। इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब है, देखिए एक होता है इक्वालिटी, इसको कहते हैं समानता, और एक होता है इक्विटी, यानी कि इक्विटी यानी ये क्या है दोस्तों? इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क होता है। देखिए इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब है एक समान निर्देश, प्रतिस्पर्धा वही इलाज, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। तो कह रहा है इक्विटी डिफर फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स, देखिए इक्विटी माने होता है समता, होता है दोस्तों समता, और इक्वालिटी होता है समानता। तो समता समानता से कैसे डिफरेंस है दोस्तों? समता जो होती है दोस्तों, वो जरूरत के आधार पर जो है, जहां जैसी जरूरत होगी वैसी जो है किसी को जो है चीजें जैसी होगी उसके प्रति वैसा व्यवहार किया जाएगा। किसी को जैसी काउंसलिंग की जरूरत होगी उसको वैसा ही निर्देश, और जो है उसको वैसा ही जो है काउंसलिंग उसकी मतलब उसको दिया जाए, काउंसलिंग की जाएगी। और इक्वालिटी क्या है दोस्तों? इसको चाहे वो चाहे जो हो, सभी लोगों को समान नजरिए से ही देखना जो है इक्वालिटी होता है। इक्वालिटी इक्विटी में यही इतना डिफरेंस है कि जरूरत के हिसाब से दोस्तों जो है निष्पक्ष सहायता, वो समता है, इक्विटी है दोस्तों। देखिए इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स इनफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं होगा, ये कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। सेम ट्रीटमेंट तो भाई साहब आपको इक्वालिटी में आएगा, सेम ट्रीटमेंट की बात इक्वालिटी में होगी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के, चाहे जैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी बालक क्यों ना हो। ठीक है, उसको सेम ट्रीटमेंट जो है वो इक्वालिटी होगा। फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड, जैसा जरूरत हो वैसी सहायता प्रदान करना ही इक्विटी है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता है कि आपको यहाँ तक जो है तो समझ में आया होगा। तो 19 का जो ऑप्शन है दोस्तों वो
आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। 20 नंबर है दोस्तों, 20 नंबर में क्या कह रहा है, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। समावेशन मानकों को कम करता है, क्या जो है टीएलएम समावेशन के मानक को कम करता है। परीक्षाओं की एक रूपता की आवश्यकता है, क्या परीक्षा एक रूप ही हो जाए तो जो है इसलिए टीएलएम की आवश्यकता होती है। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, क्या इसके लिए टीएलएम जो है जरूर। तो देखिए अडेप्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम आर रिक्वायर्ड बिकॉज लर्नर हैव डाइवर्स नीड, इंक्लूजन लोअर्स स्टैंडर्ड्स, एग्जाम डिमांड यूनिफॉर्मिटी, ऑल लर्नर्स लर्न इन आइडेंटिकली। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। हर एक शिक्षार्थी जो है अलग तरीके से माइंडसेट के साथ आता है, उसको अलग तरीके से गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है, अलग तरीके से समझाने की जरूरत होती है। कुछ विद्यार्थी आपके कक्षा में ऐसे होंगे जो बहुत ही तेज होंगे और कुछ जो है पढ़ने में बहुत कमजोर होंगे, ठीक। तो अगर आप जो है इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत होती है ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए, चाहे वो विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे क्यों ना हो। देखिए समान मानकों को कम करता ऐसा नहीं होता, समावेशन मानक को कम करता ये टीएलएम का कार्य नहीं है। परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती है, एक रूप ही परीक्षा कर देंगे तो फिर भाई साहब कौन कमजोर है और कौन जो है होनहार है इसका पता कैसे चलेगा, ठीक। वो तो सभी लोग एक ही रूप में शामिल हो जाएंगे। फिर आप बेहतर अगर जो है बेहतर शिक्षण अधिगम सामग्री कैसे जो है प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चों को, अगर आप परीक्षाओं में एक समान रूपता रखते हैं तो, ठीक है। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखता ऐसा नहीं है, कोई धीमा सीखता है और कोई तेज सीखता है। हर विद्यार्थी का माइंडसेट अलग होता है, वो ठीक है, हर बैकग्राउंड के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो है लर्नर हैव डाइवर्स नीड ये बिल्कुल सही है। इंक्लूजन लोअर स्टैंड ये भी नहीं होगा। एग्जाम डिमांड यूनिफॉर्मिटी नहीं, एक रूपता नहीं होनी चाहिए। ऑल आइडेंटिकली भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सभी बच्चे जो है जरूरी नहीं कि वो एक समान से सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए 20 नंबर का ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। मतलब ये कह रहा है कि किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श देना क्या कम करता है दोस्तों। भावनात्मक परामर्श तो क्या शिक्षण ज्ञान कम करता है, शैक्षणिक ज्ञान, क्या विकास को कम करता है, क्या चिंता और भ्रम को कम करता है, क्या प्रतिक्रियाएं कम करता है दोस्तों। तो भावनात्मक जो परामर्श जो होता है किशोरावस्था में वो दोस्तों ना तो प्रतिक्रिया कम करता है, ना ही शैक्षणिक ज्ञान कम करता है, ना ही विकास। ये चिंता और भ्रम कम करता है क्योंकि संवेग से जुड़ा हुआ चीज है ना, भावात्मक। तो आपका क्या होगा, चिंता और भ्रम, ठीक। क्योंकि किशोरावस्था में दोस्तों बच्चों की जो संवेगात्मक स्थिति होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है, ठीक। देखिए इमोशनल काउंसलिंग इज इन एडोलेसेंस प्राइमरली रिड्यूस एकेडमिक नॉलेज, बिल्कुल नहीं। एकेडमिक नॉलेज का भावनात्मक परामर्श से कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ बिल्कुल नहीं है विकास से, ठीक है। एंजाइटी एंड कंफ्यूजन ये बिल्कुल सही है दोस्तों, रिफ्लेक्सेस भी नहीं होगा। तो इसलिए 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 21 नंबर का दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी, मतलब सबसे बेहतर समावेशी रणनीति क्या होगी। अगर आपके विद्यालय में कोई कक्षा छात्र का बालक है या छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, तो वो सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, तो आप जो है सबसे बेहतर तरीके से जो है क्या मतलब उसके लिए सबसे समावेशी रणनीति क्या साबित होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए। देखिए बच्चे की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, आप उसकी आलोचना करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करें, नहीं, आप तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते उसको।
ठीक है। छात्र को अस्थायी रूप से छूट देना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है। अगर कोई ऐसा बालक है जो सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, तो जरूरी है कि आप उसको जो है सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देने में आप उसको शामिल करें दोस्तों। ठीक, वही कह रहा है यहाँ पर कि इन ग्रेड 7 स्टूडेंट अवॉइड्स ग्रुप वर्क ड्यू टू सोशल एंजाइटी, द मोस्ट इंक्लूसिव स्ट्रेटजी वुड बी। उसके लिए सबसे अच्छी समावेशी रणनीति क्या अपनानी चाहिए? पब्लिकली क्रिटिसाइज अवॉइडेंस, ऐसा नहीं आप उसको जो है सबके सामने जो है क्रिटिसाइज करोगे, ऐसा नहीं है। फोर्स पार्टिसिपेशन इन इमीडिएटली, ऐसा नहीं फोर्सफुली आप नहीं करोगे, उसको मारोगे पीटोगे नहीं, तुझे जो है शामिल होना ही है इस जो है समूह में। ठीक है, सामूहिक चर्चा में नहीं शामिल होगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप शिक्षक हैं तो आपका अपना जो है आप एक सुविधा प्रदाता के रूप में वहां तैनात है। ठीक, और वैसे भी जो है बच्चों को दंड देना वो है दोस्तों आपका काम नहीं है, समझ रहे हो। वैसे भी आरटीए मना भी करता है, राइट टू एजुकेशन, दंड वगैरह बच्चों को आप नहीं दे सकते। एग्जेम्प्ट द स्टूडेंट परमानेंटली, उसको जो है भगा दोगे, स्थायी रूप से छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली इसके फोर्ड पार्टिसिपेशन विद पीयर सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप सहपाठियों के माध्यम से उसको धीरे धीरे सामूहिक चर्चा में दोस्तों उसको शामिल करेंगे। अब बात करते हैं 23 नंबर। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। मतलब सुकरात की जो शिक्षण पद्धति है दोस्तों वो निम्न में से किसको बढ़ावा देती है? क्या दंड को बढ़ावा देती है? ऐसा नहीं है दोस्तों, दंड नहीं। निष्क्रिय श्रवण, ऐसा भी नहीं है। स्मरण रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, तो यही है दोस्तों कि सुकरात जो है उनकी शिक्षण पद्धति जो है वो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। कह रहा था सुकरात मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरली प्रमोट्स पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं। पैसिव लिसनिंग, ये भी नहीं होगा। मेमोराइजेशन, बिल्कुल नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही। 24 नंबर क्या है दोस्तों? कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला दंडित हो, परीक्षित हो, तैयार हो, शांत हो। देखिए कह रहा है कि थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि सीखना तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक सीखने वाला जो है दोस्तों वो दंडित, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परीक्षित भी नहीं, तैयार। ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने क्या तत्परता का नियम भी दिया इन्होंने। एक सिद्धांत कौन सा दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और इन्होंने 3 नियम दिए थे, अभ्यास, तत्परता और एक नियम क्या था इनका? प्रयास, यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और एक नियम क्या था दोस्तों? एक नियम आप लोग बताइए, थॉर्नडाइक के तीनों नियम कौन से थे? क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था। हाँ, प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता, ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो जाहिर सी बात है जब आप तैयार नहीं होंगे तो आपके सीखने का प्रभावी जो है सीखने का जो प्रभावी तरीका है वो जो है दोस्तों वो बाधित होगा अगर आप तैयार नहीं है तो, इनके अनुसार। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग विल नॉट अकर इफेक्टिवली अनलेस द लर्नर इज पनिश्ड, ये नहीं होना चाहिए। टेस्टेड नहीं, रेडी, जब तक आप रेडी नहीं है दोस्तों तब तक आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी यानी सुचारू रूप से बेहतर शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। भाई साहब आप जो तैयार ही नहीं है सीखने के लिए, ठीक, तो भाई फिर जो है शिक्षक क्या क्या पढ़ा देगा? वो कितना भी प्रभावी तरीका, कितना भी बेहतर टीएलएम वो यूज कर ले, कितने भी जो है तरह तरह के हथकंडे अपना ले क्लासरूम टीचिंग के लिए, जब तक आप जो है सीखने में रुचि नहीं होगी, आपकी तैयार नहीं होगे, तब तक वो निष्क्रिय जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 24 नंबर का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपको तैयार होना यानी कि रेडी होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं
25 नंबर दोस्तों, प्रोजेक्ट समूह के द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। कह रहा है प्रोजेक्ट समूह किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं दोस्तों? क्या सोचने को कम करके? बिल्कुल नहीं, सोचने को कम कर दोगे तो आप जो है कैसे सीख पाओगे फिर। साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, नकल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके जो है प्रोजेक्ट समूह में सीखने को बढ़ावा दे पाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। जब आप साझा तर्क जो है दोस्तों, जो विद्यार्थी आपके समूह में या क्लासरूम में है, जब उनका उनका अपना कोई तर्क होगा, भले वो जो है झूठ बोल रहा हो, प्रश्न का आंसर उसको ना पता हो, लेकिन जब वो कक्षा में जो है आंसर देता है, वो अपना तर्क शामिल करता है, तो जब आप उस पर विचार विमर्श करते हैं, बच्चों के साथ विमर्श करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों प्रोजेक्ट समूह के द्वारा वो एक क्या है, वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए सभी बच्चों को आपको इग्नोर नहीं करना है, उनके तर्क को सुनना है, बाकायदा उस पर अमल करना है, फिर जो है उनको सही रास्ता, मतलब फिर उनको सही चुनाव, सही आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। साझा तर्क को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है आपसे, ठीक है, उसने ऐसा किया, नहीं सर इसका अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, तो उसको आप डांट दोगे, नहीं चल भाग यहाँ से, जो उधर बैठ, जो है हम तुझे नहीं पढ़ाएंगे, या वह ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, वरना सीखने की प्रक्रिया में वो दूसरे दिन स्कूल ही नहीं आएगा, सीखने प्रक्रिया वही बाधित हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर जब नामांकन कम हो जाएगा तो गली गली आप घूमोगे जो है कि बच्चे आ नहीं रहे पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। मतलब आप जो है शिक्षक हैं, लेकिन बेटा आपका जो है जितना भी बच्चे हैं, आप उसको जो है ना तो मार सकते हो, ना तो डांट सकते हो, ठीक है। बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उनके साथ घुल मिल के आपको रहना चाहिए, समझ रहे हो, तभी जो है सीखने की प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी। पता चला क्लासरूम में आए और किसी को आप मास्टर साहब जड़ दिए 4-5-10 झापड़, उसके बाद से दूसरे दिन वो जो है भाग ही गया, मतलब स्कूल ही नहीं आया, तो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो गई। तो इसीलिए कह रहा है कि ग्रुप प्रोजेक्ट इनहेंस लर्निंग बाय रिड्यूसिंग थिंकिंग, नहीं, इनकरेजिंग शेयर्ड रीजनिंग, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रमोटिंग कॉपिंग, नहीं, इलिमिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 25 नंबर का दोस्तों, ये बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 26, कक्षा में होने वाली बहसें। कक्षा में जो बहस होती है के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। मतलब कक्षा में जो होने वाली बहस होती है वो किसके माध्यम से दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है, ऐसी बहसें। तो देखिए निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से ऐसा नहीं है, मौन रहने से नहीं, स्मरण रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक तर्क के माध्यम से दोस्तों जो कक्षा में होने वाली जो बहस है वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा दोस्तों। देखिए क्लासरूम डिबेट्स में क्रिएट कॉग्निटिव ग्रोथ थ्रू, पैसिव लर्निंग नहीं होगा, साइलेंस नहीं होगा, मेमोराइजेशन नहीं होगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है दोस्तों ये आंसर होगा दोस्तों इसका। आगे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर। 27 कह रहा है किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है दोस्तों। पलटा गिरावट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति, ये भी नहीं होगा। अस्थायी असमर्थता नहीं होगा। इसका हो जाएगा विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, ये हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है ये प्लेटो इन लर्निंग मैथमेटिक्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस में आकर ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर एब्स्ट्रैक्शन इंडिकेटिंग रिफ्लेक्स डिक्लाइन, नहीं होगा दोस्तों। रीइंफोर्समेंट एब्सेंस नहीं है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। परमानेंट इनेबिलिटी नहीं होगा दोस्तों। डेवलपमेंटल ट्रांजिशन ऑफ डिफिकल्टी यानी कि विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई, ये जो है दोस्तों आपका जो है ऑप्शन सही होगा। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव या अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई हो सकती है दोस्तों, ये जो है किशोरावस्था का एक संकेत हो सकता है, सीखने में ठहराव की अमूर्तता हो के कारण, ठीक है। तो इसलिए 27 का जो ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 27 का डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर कह रहा है कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शाता है, इसलिए क्या दर्शाता है? जब कोई
किशोर कहता है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, ये बहुत ही टफ है, कठिन है दोस्तों। तो उसके प्रति क्या दर्शाता है? क्या उसे असफलता का भय है दोस्तों, या संबद्धता की उच्च आवश्यकता है उसको, या जिज्ञासा जो है की कमी है, या निपुणता उन्मुखीकरण है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एन एडोलेसेंट refusing to attempt difficult task may reflect fear of failure, यानी कि असफलता का भय, हाई नीड ऑफ अफेक्शन, संबद्धता की उच्च आवश्यकता, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, या मास्टरी ओरिएंटेशन, निपुणता उन्मुखीकरण। तो अगर बात करें इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दोस्तों। उसको जो है असफलता का भय है, इस वजह से वो दोस्तों कठिन कार्य को करने में जो है वो झिझक महसूस करता है, उसको इनकार करता है किशोर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर क्या कहता है। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? क्या पर्यावरणीय कारक है दोस्तों, या बुद्धि की कमी? क्या अगर आप रात भर जगते हैं दोस्तों, स्क्रीन देखते हैं, आपकी अनियमित दिनचर्या है, तो क्या ये आपके बुद्धि की कमी है दोस्तों? ऐसा भी नहीं होगा। खराब मोटर समन्वय, यानी कि पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, ये भी नहीं होगा दोस्तों। परिवर्तनात्मक कमजोरी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है एडोलेसेंट सेइंग स्टेइंग अवेक लेट ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड irregular routines is an example of difficulties caused mainly by environmental factor। ये जो है दोस्तों, यही मतलब ये सही लग रहा है। इंटेलिजेंट डिफिसिट नहीं होगा, पोर मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्स वीकनेस भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों आंसर वो पर्यावरणीय कारक होगा, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आप की दिनचर्या अनियमित है, आप रात भर स्क्रीन मतलब बहुत ज्यादा जो है स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसकी वजह से आपको तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो ये आपका जो है दोस्तों ये पर्यावरणीय कारक है। ना तो आपने बुद्धि की कमी का कोई ये जो होगा, ना मोटर खराब मोटर इसके लिए भी नहीं होगा, और ना ही आपका प्रतिवर्तात्मक कमजोरी होगी। ठीक है, तो इसलिए 29 का ऑप्शन जो है आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा दोस्तों 29 का। लास्ट है दोस्तों सीडीपी का, कह रहा सहकारी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन बाय, कह रहा है पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग हायरार्की सहपाठियों को सहयोग बढ़ाना, इनहेंसिंग फॉर कोलैबोरेशन, शिक्षार्थियों की रैंकिंग यानी कि रैंकिंग ऑफ लर्नर्स, और कक्षा मेलगांव या सेग्रीगेशन इन क्लासरूम। तो सहकारी सीखना दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो ये है दोस्तों एक आपका ना तो पदानुक्रम है दोस्तों, ठीक है, हायरार्की नहीं है, ये सहपाठियों के साथ जो सहयोग को बढ़ाना जो है दोस्तों, यही है सहकारी अधिगम, यानी कि सहकारी सीखना जो है इसी को कहा जाता है। शिक्षार्थियों की रैंकिंग से भी इसका संबंध नहीं है, और कक्षा में कोई अलगाव से भी इसका संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। जो आपका जो पेपर हुआ था यूपी टीटी का, यूपी टेट 2026 का जो है, जो 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट जूनियर का जो पेपर था सीडीपी का, वो जो है दोस्तों हमने इसका डिटेल जो है विद एक्सप्लेनेशन आंसर की हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी, और आप लोग जो है इसको अपना जो है मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सीडीपी में सही हुए हैं। और दोस्तों ऐसे ही इसी सीरीज मतलब इसी क्रम में हम हर एक शिफ्ट वाइज हर एक दिन का जो है यूपी टेट का पेपर डिस्कस करा देंगे, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।